नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। मणिपुर लंबे वक्त से हिंसा ग्रस्त क्षेत्र है, लेकिन वहां अभी भी शांति होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि शांति के बजाय अब हाईटेक हमले वहां होने लगे हैं। अब से पहले 2 दिन पहले तक ड्रोन से विस्फोटक गिराए गए, मणिपुर के कई इलाकों में धमाके किए गए, कई लोग जख्मी हुए, कई लोग मारे गए, लेकिन अब रॉकेट से भी मणिपुर में हमले लगातार किए जा रहे हैं, लगातार लोगों की जान जा रही है और हमले हो रहे हैं। आईएनए के एक मुख्यालय के पास भी यहां धमाका हुआ रॉकेट से। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये हथियार आ कहां से रहे हैं, इतने हाईटेक हथियार जो आतंकियों के पास आमतौर पर नहीं मिलते। इस मुद्दे पर एक दिन हमने पहले भी आपके साथ चर्चा की थी, लेकिन उस वक्त तक सिर्फ ड्रोन से हमले हुए थे। ये जो आप तस्वीरों में रॉकेट देख रहे हैं, अब इनसे 12 घंटे के भीतर 2 रॉकेट से हमले किए गए। तो क्या कुछ पूरा मामला समझने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। सर, ये मणिपुर में चल क्या रहा है? मणिपुर में इंटरनेशनल वॉर चल रहा है। अगर इंटरनेशनल वॉर बोलिए कि जरूरी नहीं कि 2 देश आपस में ही लड़े, पर परोक्ष रूप में किसी को आगे करके वो लड़ाई लड़ते हैं, और यही भारत के मणिपुर में हो रहा है। आपने पूछा ये रॉकेट कहां से आ रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर मैंने पहले भी बताया था इस वीडियो में कि वहां रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन से बम बरसाए जा रहे हैं, और हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो कि आमतौर पर आतंकवादी संगठनों के पास नहीं होते, उनका खुलेआम अधड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात, वो सारे के सारे हथियार जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, वो कुकी जियोनिस्ट ट्राइब इस्तेमाल कर रहा है मैतेई हिंदुओं के खिलाफ। मैतेई लोगों के पास इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं है। उनके पास ज्यादा से ज्यादा क्या है कि आसपास के थानों से जो लूटा गया है ना, जो हथियार, ज्यादा से ज्यादा वो हो सकते हैं। लेकिन अगर ये हथियार थाने से लूट कर नहीं लाते, तब क्या होता कि एक तरफ बिल्कुल हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन से इनके ऊपर हमला करा, वो भी पहाड़ की चोटियों पर वो हैं, और ये मैदान में है, बीच में है, और इन पे ऊपर से बम बरसाए जा रहे हैं। बताइए ये क्या करते? अब मैं आपको बताता हूं कि मणिपुर में हो क्या रहा है। म्यांमार के रास्ते बड़े पैमाने पर जो कुकीज हैं, उनके हाथों में हथियार आ रहे हैं, और ये हथियार मेड इन चाइना है। चाइना से जो कुकी जियोनिस्ट ट्राइब है वो म्यांमार ला रहा है अपना हथियार, और वहां भी लड़ाइयां चल रही है। म्यांमार में भी, म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। वहां जितने भी विद्रोही संगठन थे, वहां भी कुकी जियोनिस्ट साइनो ट्राइब्स थे। साइनो ट्राइब्स मतलब जो चाइना से अपने आप को करीब मानते हैं। कुकी जो हैं वो भी क्रिश्चियन अपने आप को मानते हैं, वो मणिपुर वगैरह से अपने आप को करीब मानते हैं। इन सब ने आपस में हाथ मिला लिया है और एक फोरम बनाया है, यूनाइटेड फोरम ऑफ ट्राइबल्स, क्रिश्चियन ट्राइबल्स, सॉरी, यूनाइटेड फोरम ऑफ क्रिश्चियन ट्राइबल्स। और जितने भी क्रिश्चियन ट्राइबल्स हैं, उन्होंने आपस में हथियार भी एक दूसरे को देते हैं, और फिर जंग भी में भी एक दूसरे को मदद करते हैं। क्योंकि कई जो कुकीज हैं वो म्यांमार आर्मी से लड़ रहे हैं, म्यांमार के अंदर जाके। कई वहां के जो म्यांमार के लड़ाके हैं वो भारत में आकर लड़ाई कर रहे हैं, यहां मैतेई समुदाय के खिलाफ। ये चल रहा है, और पैसे आ रहे हैं डीप स्टेट से। बार बार एक ही बात बोलता हूं कि मणिपुर एक एक्सपेरिमेंट, बोले ना कि एक रिसर्च लैब बना हुआ है, कि अगर मणिपुर में हम सफल हो गए तो उसी जो प्लान को हम दूसरी जगह पे एग्जीक्यूट करें। इसलिए छोटे से एक स्टेट को सैंपल के रूप में लिया है कि मणिपुर में हम करके देखते हैं कि वो कितना हद तक सक्सेस होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि म्यांमार के कुछ जिले, और मणिपुर अपना जो है, और मिजोरम के जो क्रिश्चियन बहुल जिले हैं, और बांग्लादेश के वो पार्ट जो कि इनसे सटा हुआ है, इन सबको मिला के एक श्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाने की योजना है। और इसमें डीप स्टेट्स वगैरह सारा पैसा फंड कर रहे हैं। मकसद यह है कि एक ऐसा क्रिश्चियन राष्ट्र बने जो कि सीधे यूरोप से लिंक हो, वो अमेरिका से बेहतर संबंध रहे, और अमेरिका अपना सैन्य ठिकाना यहां बना सके। अच्छा, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उसमें कितना सफल हो रहा है अमेरिका? बहुत हद तक। देखिए, सबसे पहले सेंट मार्टिन एक द्वीप समूह है, मांगा था बांग्लादेश से कि हमें वहां अपने जो सैन्य ठिकाने के लिए वो हमें द्वीप दे दो, और बदले में आप बताओ कितने पैसे वगैरह चाहिए। पर शेख हसीना ने मना कर दिया। शेख हसीना की सरकार का कहना था कि हम चाइना और अमेरिका दोनों के आपस के झगड़े में हम एज ए टूल इस्तेमाल नहीं होंगे, हमें दोनों से कोई मतलब नहीं, हमें अपने देश के विकास से मतलब है। एग्जैक्टली यही स्टैंड भारत सरकार का है कि अमेरिका
यूक्रेन में पीछे से लड़ता रहे, रशिया लड़ता रहे, हमें इन सब से मतलब नहीं। हम अपने देश से विकास से मतलब है कि हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका से भी कुछ ले लेंगे, रशिया से भी ले लेंगे। दोनों हर देश के साथ हम अपना व्यापारिक संबंध रखेंगे जहां हमें फायदा। तो इस मामले में बांग्लादेश और भारत का स्टैंड लगभग लगभग एक ही था कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करेंगे। और इमरान खान भी, माफ कीजिएगा, इमरान खान भी ने भी बहुत कोशिश की थी कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हम अपना ये करें। हम नाटो से भी नहीं मतलब रखेंगे, रशिया से भी नहीं मतलब है, पाकिस्तान का अपना वजूद हो। और वो कई भाषणों में ये बात कहते भी है। उन्होंने भारत का भी उदाहरण दिया था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी देखिए कितनी इंडिपेंडेंट है। वो रशिया से सस्ता कच्चा तेल भी ले रहा है, अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छा रखे। तो ये तीनों देश, इस खित्ते के जो तीनों देश थे, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान वगैरह, सब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखना चाहते थे, हैं। लेकिन अमेरिका को यह पसंद नहीं। सुरक्षा बल इसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान में सफलतापूर्वक इमरान खान को हटा दिया क्योंकि वहां सबसे आसान था। टारगेट नंबर 1 थे, इमरान खान को हटा दिया गया, वहां सेना का शासन आ गया। और जो भी आज सरकार है वो अमेरिका की पिट्ठू सरकार है, भीख भीख मांगने चली जाती है वहां। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया वो बांग्लादेश में, वो सबसे सफल रहा। वो भी शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। एक अमेरिका में जो रहने वाला, जो उसका जो पिट्ठू था, जिसको नोबेल प्राइज वगैरह दे रखा है, वो वहां के सत्ता पर काबिज हो चुका है और वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है आज की तारीख में। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में दोनों कट्टरपंथी मुसलमान जो कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के फुट सोल्जर्स के रूप में काम करते हैं, वो दोनों वहां पे एक्टिव हैं। अब आ गया भारत, और दोनों के बीच में सैंडविच भारत है। अगर भारत के किसी क्षेत्र में अगर इस तरह का प्लान सफलतापूर्वक दोहराया जा सकता है तो हम बहुत बड़ा डैमेज करेंगे भारत की फॉरेन पॉलिसी को, और इसका असर भी दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जेलेंस्की के पास यूं ही पहुंच गए थे, या फिर जो बिडेन से बात की थी कि नहीं उन्होंने हाल ही में, हफ्ते 2 हफ्ते पहले? उसके बाद आप देखिए कि यहाँ के जो भारत में जो अमेरिकी दूतावास के जो राजनयिक हैं, वो दौड़ दौड़ के कैसे मिल रहे हैं यहाँ के लीडर से। वो ओवैसी से मिल रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू से मिल रहे हैं, पवन कल्याण से मिल रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर चले गए, वहां पे फारूक अब्दुल्ला से मिले, दोनों बाप बेटों से मिले, कांग्रेस से मिले। फिर दिल्ली में आए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से मिले, जेडीयू के केसी त्यागी से मिले, जिसकी वजह से केसी त्यागी को अपना पद छोड़ना पड़ा। तो इतने हाइपर एक्टिव सारे डिप्लोमेट्स दौड़ा रखे हैं हर जगह। डीएमके का चीफ मिनिस्टर आज अमेरिका में, ये हालत है। और ऊपर से ये मणिपुर का एक्सपेरिमेंट, अचानक ये तरह का हाइपर एक्टिव सबका हो जाना, जो अमेरिकी राजनयिक है। उसके बाद अमेरिका, जो राहुल गांधी का तो खैर अमेरिका दौरा है, उसका असर तो खैर महीने 2 महीने बाद दिखाई पड़ेगा। उसके बाद मणिपुर में अचानक से हमलों में तेजी आना, रॉकेट लॉन्चर, फिर उसके बाद AK-47, उसके बाद ड्रोन से अटैक होना। ये सारे चीजों को जब कड़ियों को आप जोड़िएगा ना, तब पता चलेगा कि वो सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंट यहां भी शुरू हो चुका है जो बांग्लादेश में दोहराया जा रहा है। और मैं बताता हूं, एक डोनाल्ड लू साहब हैं, उन्हें रेजिम चेंज मिनिस्टर कहा जाता है। और डोनाल्ड लू जब बांग्लादेश में तख्ता पलट होना था तो 15 बार उन्होंने बांग्लादेश का दौरा किया था। और जब पाकिस्तान में करना था तो वो पाकिस्तान आए थे 6 बार। और हमें जो जानकारी है वो ये, वो देखिए, वो डोनाल्ड लू जो है ना, वो अमेरिकन नहीं है ओरिजिनल, वो चाइना से रिलेटेड, उसके वंशज चीन से गए थे वहां पे, और वो भी धीरे धीरे चढ़ता हुआ वहां तक पहुंचा है वो। और वो इस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह जानता है। उसे पता है कि नॉर्थ ईस्ट में भारत को डैमेज करना मतलब चाइना को डायरेक्ट फायदा। तो वो अपनी मातृभूमि की भी सेवा कर रहा है और अमेरिकन डीप स्टेट की भी सेवा कर रहा है। जो हमारा जो 7 सिस्टर है ना, वो नॉर्थ ईस्ट, वो बहुत क्रूशियल है। वो क्रूशियल इस लिहाज से है कि भारत का, समझिए, पूर्वी एशियाई देश जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उसका प्रवेश द्वार है वो। भारत ने प्लान यह बनाया कि हम कलकत्ता से एक 4 लेन रोड निकालेंगे जो कि बांग्लादेश होते हुए फिर नॉर्थ ईस्ट जाएगा, नॉर्थ ईस्ट होते हुए वो म्यांमार, म्यांमार के रास्ते सिंगापुर, मलेशिया, फिर वगैरह एशियन कंट्रीज चला जाएगा। हमारा व्यापार बहुत बढ़ेगा और जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो बहुत संपन्न होंगे। इसी चीज को डिरेल करने के लिए, क्योंकि देखिए, कलकत्ता से निकल जाएगी वो रोड, त्रिपुरा से निकल जाएगी, लेकिन मणिपुर में उसको जाके बांध दिया कि सिचुएशंस खराब हैं। और उसके बाद फिर म्यांमार में गृह युद्ध शुरू करा दिया कि वो ना हो सके। ये चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी है था ना, उसी का ये काउंटर था, जिसे चाइना भी चाह रहा है डिस्टर्ब करना और अमेरिका भी चाह रहा है। अमेरिका कभी नहीं चाह रहा है कि भारत अपने ईस्टर्न कंट्रीज, जो ईस्टर्न नेबर्स हैं, उनके साथ इतने अच्छे रिश्ते ताल्लुकात रखे। अगर
एशियान कंट्रीज के साथ, जो कि दुनिया के ग्रोथ इंजन है, उनके साथ अगर भारत के रिश्ते अच्छे हो गए तो फिर ये पश्चिमी देशों वाला जो वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर का क्या होगा, जो कि भारत के साथ अमेरिका ने साइन किया है कि अरब देशों के साथ होते हुए और इजराइल के बगल से निकल के पहले यूरोप से अमेरिका पहुंचेगा। मतलब तो सिर्फ एक बहुत कुछ प्रयोग चल रहा करने है। की कोशिश है, हिंदुस्तान को कैप्चर करने के लिए अभी प्रयोग की शुरुआत की गई है। नहीं, पहला मणिपुर का वो एक्सपेरिमेंट अगर स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट का एक्सपेरिमेंट अगर सफल रहा, जैसे मिजोरम के कुछ इलाके, मणिपुर का और म्यांमार का कुछ इलाका मिलके अपने लिए एक डिफरेंट आइडेंटिटी की मांग कर रहे हैं वो देश में, जो कि कर भी नहीं, वो शुरू से कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तो क्रिश्चियन हैं और हमारा तो कुकी का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर तो म्यांमार से मिलता है वगैरह, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर वो सफल हुआ तो सबसे पहले वहां अमेरिका की फौज आएगी, अगर वो देश बन गया तो, और उसके बाद वहीं से वो चाइना पे भी नजर रखेंगे और इंडिया पे भी नजर रखेंगे, और फिर वहां से डिस्टर्बेंस पूरा शुरू होगा। बगल में बांग्लादेश है, फिर उसके बाद एशियान कंट्रीज है, वो ऐसा सेंटर है जहां पे अगर अमेरिका की फौज आके बैठ जाती है तो साउथ चाइना सी को भी देख लेगी, चाइना को भी देख लेगी, बांग्लादेश को भी देख लेगी, भारत को भी कंट्रोल करेगी, एशियान कंट्रीज को भी कंट्रोल करेगी, म्यांमार वगैरह सब। मतलब बड़ा प्लान है, तो बड़ी साजिश है। मणिपुर सिर्फ एक प्रयोग का हिस्सा है। जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो घटना आपने बताई हैं, जो चीजें सारी कड़ियां आपने जोड़ी हैं, उसके हिसाब से सफल भी होते हुए वो लोग दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा बल भी इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं जिस तरीके से मणिपुर में ये हमले बढ़े हैं। अब देखना होगा कि गृह मंत्रालय इस पर किस तरीके से एक्शन लेता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, और जो पिछले 1.5 साल से मणिपुर को शांत नहीं करवा पाया, क्या अब वो स्थितियां इतनी विकट या इतनी विकराल हो चली हैं कि अब उन्हें अंडर कंट्रोल करना ही होगा, वरना डीप स्टेट की जो मांग अब दबे स्वर में उठ रही है वो फिर बहुत मुखर होकर आवाज कल को उठ सकती है। बाकी ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।